आपने क्या किया? जवाब दीजिए, क्या किया? जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे कि सीज फायर किसके दबाव में किया है? सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई? संसद भवन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है, और आज का दिन कुछ बड़े नेताओं के भाषण का दिन रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देंगे, लेकिन उसके पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 3-4 बड़े नेताओं का भाषण हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और कई और नेताओं के भी भाषण हुए। लेकिन आज जिस भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा होगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का होगी। और अमित शाह अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर से वर्तमान के सवालों का जवाब देने की बजाय अतीत के पन्ने उखाड़ने की अपनी पुरानी रवायत पे शामिल रहे। वो चाहे भारत के बंटवारे से लेकर के पाकिस्तान बना नेहरू की गलती से, चीन जमीन कब्जा किया नेहरू की गलती से, और सब कुछ नेहरू ने किया, तो आप क्यों गृह मंत्री बने हैं, इस बात का जवाब नहीं मिला। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं, 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का। इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में तेज बोल करके, भाव भंगिमा को बना करके, देश की आम जनता की भावना से खेलते हुए तर्क और तथ्य पर जवाब देने की बजाय नेहरू की कमी निकालने में लगे रहे, कांग्रेस की कमी निकालने में लगे रहे, और मौजूदा सरकार से जो विपक्ष ने सवाल पूछा एक का जवाब देने नहीं बना। इस बात का जवाब तो 2 नेताओं ने दे दिया, कनिमोझी ने जो डीएमके के सांसद हैं और खुद प्रियंका गांधी ने।
सबसे पहले कनिमोझी को सुनिए, जो कह रही हैं कि खुद कांग्रेसी उतना नेहरू को नहीं याद करते जितना आप याद करते हो। और उससे शानदार बात कनिमोझी ने बाद में कही कि आप जिन लोगों को, जो बड़े हैं, जो इतिहास रचते हैं, उन लोगों को अपमानित जब करते हो तो नई पीढ़ी उन्हें खोज कर पड़ती है। जैसे दक्षिण भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को फिर से नई पीढ़ी पढ़ रही है। कनिमोझी का शानदार वक्तव्य सुनना चाहिए। Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji, because, you know, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today. Even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader, that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. और उसके बाद प्रियंका गांधी ने तमाम उन्हीं सवालों को फिर से अपने शैली में पूछा, जिन सवालों को कल गौरव गोगोई और आज अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने पूछा। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। उसके साथ प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि आप कहते हो कि कांग्रेस के समय हमला हुआ तो हमने तो उसका जवाब दिया, आतंकियों को मारा। आप क्या करते रहे? कब तक अतीत के पन्नों में वर्तमान की नाकामियों को छुपाएंगे? गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे
हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सुदर्शन नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह जब भाषण दे रहे थे उस वक्त पीओके पर बोल रहे थे और अखिलेश यादव एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो एक गृह मंत्री की भाषा गौर से सुनिए कि एक देश, लोकतांत्रिक देश, उसके चुने हुए गृह मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के साथ किस तरह का भाषिक व्यवहार है, इसको आप भी सुनिए। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। वो चाहते तो इसी बात को किसी और तरीके से कह सकते थे। गृह मंत्री अमित शाह धर्म की बात करके बाकी हिंदुओं को गुदगुदी करते हुए विपक्ष को मुस्लिम परस्त बनाने की बीजेपी और आरएसएस की साजिश में गृह मंत्री के ओहदे में खड़े होकर बोल रहे हैं। अब गृह मंत्री हैं, मर्यादा क्या कहती है कि विपक्ष के सांसदों का तार्किक और तथ्यात्मक जवाब दें, न कि उनके ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने 2 पंक्तियां पढ़ी। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 90% भाजपाइयों को ये पंक्तियां पल्ले ही नहीं पड़े होंगी जो अखिलेश यादव ने अपने भाषण में पूछी। सुनिएगा जरा आप। कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा अपना घर रूठा जा रहा है। जो लोग घर, परिवार, शाखा, नागपुर रिश्ता जोड़ पा रहे होंगे वो बीजेपी और घर परिवार के बीच तनाव और कौन रूठ रहा है, कौन किसको मना रहा है, इस सियासी खेल को जो लोग समझ रहे होंगे वही अखिलेश यादव की इस बात का मर्म समझ पाएंगे। मगर अमित शाह आज जाने किस मोड में थे। गौरव गोगोई के सवालों का जवाब देने की बजाय अमित शाह क्या गिनवा रहे हैं। इतने ठिकानों पर हमला हुआ, जरूरी था, गृहमंत्री को जवाब देना था। इतने ठिकानों पर हमला हुआ, इतने बजे हमने मारा, इतने लोगों को मारा, और फिर उन्होंने कहा कि बाद में कल जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ हुई सेना से, उसमें उन आतंकियों को मार दिया है, राइफल के मिलान कर ली जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं रहा। ये भाई आतंकी आए कहां से, गए कहां, कितने दिन खोजने में लगा,
कैसे आपने इनके ऊपर कार्रवाई की? चूक किसकी? लेफ्टिनेंट जनरल की। चूक किसकी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की, या होम मिनिस्टर की, या डिफेंस मिनिस्टर की, या प्राइम मिनिस्टर की? किसकी चूक मानी जाए? कोई सस्पेंड ही नहीं हुआ। और जब यह सवाल पूछा गया बार बार, तो सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह गौरव गोगोई पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देने की बजाय हास्यास्पद बात कह गए कि पाकिस्तान तो आप कई बार गए हो, उस रास्ते गए क्या जिस रास्ते पाकिस्तानी घुसपैठ करते हैं? सुनिएगा अमित शाह के इस बयान को। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? अपने लगभग 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह आक्रोश, गुस्सा और नेहरू से लेकर पटेल इतिहास में गलती, उसी का जवाब देते रह गए। मौजूदा वक्त में सेना की कामयाबियों को ऐसे गिना रहे हैं जैसे सेना उसके पहले कुछ की ही नहीं थी। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जब गुस्से में राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों के ऊपर बेजा आरोप लगा रहे हैं, अजीब सी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। और मोदी जी जिस दिन बिहार गए, उस दिन पहलगांव में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे, सारे लोग चले गए थे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, उन सवालों को फिर से सुनिए जब अखिलेश यादव बोल रहे थे। जहां हम एक तरफ आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, वही हम किस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, यह भी विचार करने का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है? कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है? ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो? क्या व्यापार और राजनीति का संबंध ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का लाभ उठाएं? हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे, क्या सीज फायर किसके दबाव में किया है? और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी? अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इन सवालों को क्या जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने? जैसे अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कायदे से एक एक चीज पूछी। आतंकी आए कहां से, गए कहां, क्षेत्रफल जितना था बीजेपी की सरकार के पहले वो आज कितना है, कब्जा हुआ जमीन नहीं हुआ, चीन को लेकर के नेताजी की समाजवादी पार्टी की विरासत पर चलते हुए अखिलेश यादव ने चीन को सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए जो टिप्पणी की, वो भी आपको सुननी चाहिए। और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है, वो हमारी जमीन और हमारी बाजार दोनों छीन लेगा। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है
वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने वह भी टिप्पणी की कि कैसे मीडिया हास्यास्पद तरीके से पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर रहा था। उस मीडिया की बात करते करते अखिलेश यादव ने भाजपा के नारी शक्ति वंदन जैसे भारी भरकम स्कीम की पुर्जा खोलते हुए यहां तक का फिर से इशारा किया कि कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने में भाजपा के लोग पीछे नहीं रहे। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई? पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने इस सवाल को यहां तक जोड़ करके पूछा कि 370 हटने के बाद दावा करते थे कि आतंकी घटनाएं नहीं हो रही, तो फिर यह हमला कैसे हुआ? और पुलवामा में जो गाड़ी आई उसका पता नहीं चला कि वो कैसे आई और क्या था उसका सच। वैसे ही पहलगाम पर अभी तक गृह मंत्री के लंबे भाषण के बावजूद यह जवाब नहीं मिल पाया कि यह आतंकी कैसे आए, किसकी चूक थी। अखिलेश यादव ने इसकी तरफ भी इशारा किया। अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय,
फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और अपने भाषण के आखिरी हिस्से में अखिलेश यादव ने कुछ सवाल बड़े ठोस पूछे, बड़ा सीधा सा सवाल बीजेपी से, और सीधा सा सवाल जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। और अखिलेश यादव ने अपनी शैली में उसको पूछा, क्या बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इन दोनों में से जवाब मिला या नहीं, या आप भी तय करिएगा। आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार